Question number 11. Mr. Prakash has given the following particulars of his income for the previous year 2021-22. Compute his total income for the assessment year 2022-23. हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है. मिस्टर प्रकाश का सारा जो भी इनकम इन्होंने अर्न किया है वो दे रखा है यहाँ पे. फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस रुपीज 5,80,000 इंक्लूडिंग रुपीज 40,000 रिसीव्ड एज अ कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी. बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है इनको 5,80,000 रुपीज, जिसमें से इस 5,80,000 में 40,000 40,000 रुपीज कंपनसेशन भी ऐड है फॉर टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी. इसको लेके तो आप क्लियर हो गए कि प्रॉफिट ऑफ बिजनेस है तो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा. लेकिन इस पे आप शायद कंफ्यूज हो गए कंपनसेशन का क्या होगा. तो ध्यान से सुन लो इस बात को. 28 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन ई ये क्लॉज ऐड हुआ था 1 अप्रैल 2018 को, और तब बताया गया था कि कोई भी कंपनसेशन अगर एजेंसी के टर्मिनेट होने की वजह से मिल रहा है तो वो पूरा अमाउंट बिजनेस का माना जाएगा. ठीक है, तो कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी अगर अलग से भी दिया होता तो आप उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही ऐड करोगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस हेडिंग में ही लिखोगे. ठीक है, तो यहां बोला गया है कि प्रॉफिट ऑफ बिजनेस में 40,000 ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आपको इसको निकाल के कहीं और शो करने की जरूरत नहीं है. सीधे सीधे प्रॉफिट ऑफ बिजनेस 5,80,000 रुपीज. ठीक है, अगर ये 40,000 इसमें ना इंक्लूड होता तो हम अलग से लिखते भी फिर कि कंपनसेशन रिसीट फॉर टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी और ऐड करते, लेकिन यहां ऑलरेडी इंक्लूड है 40,000, तो सीधे सीधे बस आपको ये लिखना है. ठीक है, तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,800 नेट. ऐसे तो नेट वर्ड है, नेट रिसीव टीडीएस टैक्स फ्री तो हम ग्रॉस अप करते हैं, लेकिन अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ग्रॉस अप नहीं करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमने पढ़ा था. ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ग्रॉस अप नहीं करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट को. तो इसको सीधे सीधे 1,800 रुपीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा. नेक्स्ट है कैपिटल गेन रुपीज 12,000 ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग ऑन 15th of July 2021. The building was constructed on 30th November 1999 and was let out on a monthly rent of rupees 4,000 up to 31st March 2021. भाई देखो, सबसे पहली बात तो इन्होंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाया था 30 नवंबर 1999 में, और उस बिल्डिंग को उन्होंने बेच दिया है 15 जुलाई 2021 को, जो कि 12,000 रुपए में बेचा है. तो सबसे पहले आप चेक करो ये 15 जुलाई हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर आ रहा है कि नहीं. असेसमेंट ईयर है यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक. तो प्रीवियस ईयर क्या होगा इसका 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक. तो भाई 1 अप्रैल जुलाई का 2021 का मई जून जुलाई, तो मतलब जुलाई 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो भी इनकम हुआ है वो आएगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में है हमारे. 15 जुलाई इसके अंदर में है, तो इसका मतलब ये बेचा तो गया है ऐसे प्रीवियस ईयर के अंदर में, और क्योंकि इसको 24 महीने से ज्यादा रखा गया था अपने पास, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. आप लिखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12,000. यहां आप कैलकुलेट मत करने लगना जैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ वो लेस करना, यहां ऑलरेडी हमको कैलकुलेट करके दिया है कैपिटल गेन 12,000. ठीक, दूसरी चीज यहां पे आगे लिखा है वॉज लेट आउट ऑन अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 4,000 अप टू 31 मार्च 2021. अगर ये मंथली रेंट वाला कुछ ऐसा यहां पे दे रखा होता जैसे कि हमारे सेल होने से पहले और हमारे इस प्रीवियस ईयर के अंदर में. फॉर एग्जांपल हमारा यहां पे ये जो प्रीवियस ईयर है इसी के बीच में जुलाई में सोल्ड हुआ है ये घर. ठीक, तो इसका मतलब अप्रैल, पूरा अप्रैल, मई, जून और 14th of जुलाई तक ये घर मिस्टर प्रकाश के पास था. तो अगर ये जो रेंट का डेट है 1 अप्रैल 2021 से लेकर ये 15 जुलाई से पहले तक का अगर रेंट का दिया होता तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाके जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं एक्चुअल रेंट और ये सब रख के वैसे करते हैं. लेकिन यहाँ आप देखो बोला है लेट आउट हुआ है मंथली रेंट ऑफ 4,000 पे, लेकिन अप टू 31 मार्च 2021 तक, और
31 मार्च 2021 हमारे प्रीवियस ईयर में है ही नहीं। हमारा प्रीवियस ईयर तो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा और ये इससे पहले मतलब एक दिन पहले ही तक बस रेंट पे था अप टू 31 मार्च 2021। तो ये रेंट वाला पॉइंट कहीं नहीं शो करेंगे, कैपिटल गेन वाला बस कैपिटल गेन हेडिंग में आप दिखा दोगे सीधे सीधे, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेट होके दिया है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी ₹1600। पहले डिविडेंड इंडियन कंपनी का एग्जेम्प्ट होता था, अब डिविडेंड फुल्ली टैक्सेबल फॉर एन इंडियन कंपनी सबका, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ₹1800। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जो यूनिट था उसमें इनकम आया इनका 1800, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट्स इन अ फॉर्म ₹2700। रिसीव्ड वर्ड तो लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एफडी से जो इंटरेस्ट आया है वो कितना है 2700। तो एफडी से इंटरेस्ट आने का रूल क्या है, अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटता है, उससे ज्यादा के इंटरेस्ट पे कटता है। अगर नॉन सीनियर सिटीजन है, जैसा कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम नॉन सीनियर सिटीजन मानेंगे, तो उस केस में अगर इंटरेस्ट जो आया है एफडी से 40,000 रुपए तक है तो फिर उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। यहां आप देखो जो एफडी से इंटरेस्ट आया वो कितना है 2700, जो कि 40,000 से कम है, इसलिए कोई टीडीएस नहीं कट होगा, सीधे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप शो करोगे। नेक्स्ट, ही पेड ₹2,500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इन्वेस्टेड ₹5,000 इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC 8th इशू ऑन 1 अप्रैल 2021। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने पे किया है 2500 रुपए। यहां ना ही डेट बताया गया है, ना ही कुछ बताया गया कि इन्होंने अपने लिए लिया है, किसके लिए लिया है, तो हम अज्यूम करेंगे इन्होंने अपने लिए ही लिया है या जो भी क्वालिफाइड है उनके लिए लिया है। दूसरा, यहां पे ना ही ये बताया गया कि कितने की पॉलिसी ली गई है, तो आप मानोगे कि ये 2500 रुपए पूरा क्वालिफाइड है टीसी के लिए। ठीक, आगे इन्वेस्टेड किया है 5,000 रुपए NSC 8th इशू में 1 अप्रैल 2021 को। तो NSC 8th इशू या 9th इशू से सब्सक्रिप्शन से कोई भी पैसा आता है तो 80C में डिडक्शन मिलता है। तो ये 2500 रुपए और ये 5,000 रुपए 80C में आप शो करोगे डिडक्शन में। कंप्यूट इज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। सॉल्यूशन देखते हैं 11 का। सबसे पहले फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। सबसे पहले यहाँ पे पीजीबीपी दे रखा है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी दिया है, कैपिटल गेन भी दिया है, और हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी से रिलेटेड है नहीं कोई भी इनकम, तो सीधे आप लिखो यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट था प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, कितना है 5,80,000 रुपीज, तो यहां आप लिख दो 5,80,000 रुपीज। उसके बाद आगे लिखा है कि इसमें जो 40,000 रुपये, ये 5,80,000 में 40,000 रुपए कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी का है। तो मैंने आपको अभी बता दिया है कि अगर अलग से भी दिया होता कंपनसेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी, तो वो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस हेडिंग में यहाँ पे लिख के दिखाते। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है तो इसमें इंक्लूड रहें, तो आप इसको अलग नहीं करना। ठीक है, ये प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, तो यही आप लिख दो बाहर 5,80,000 रुपीज। ये आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। नेक्स्ट है अदर सोर्सेज। पहले थर्ड पॉइंट हम कैपिटल गेन्स वाला डील कर लेते हैं। कैपिटल गेन्स, तो इसमें हमको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे 12,000 रुपये ऑलरेडी कैलकुलेट होके दिया है। यहां लिख दो आप 12,000 रुपीज, या फिर ऐसे करो आप, क्योंकि यहाँ पे बता दिया है आपको कि कब ये कंस्ट्रक्ट हुआ था और कब ये बेचा गया है, तो आप लिख दो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12,000 रुपये 12,000।
और कोई भी कैपिटल गेन से रिलेटेड नहीं दिया हुआ इनकम, तो ये सीधे आप यही चीज यहाँ 12,000 ये आ गया कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है। कोई भी एसेट अगर 24 महीने यानी कि 2 साल से ज्यादा होता है तो उसको फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाता है। जब उसको बेचा गया तो आप लिखते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सीधे सीधे लिख दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दूसरी चीज इसी में लास्ट में लिखा हुआ है कि मंथली रेंट पे भी इस घर को एक समय के लिए रखा गया था, तो अगर वो समय हमारे प्रीवियस ईयर में होता तो हम बिल्कुल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेते, लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, और ये जो घर रेंट हुआ था ये हमारे प्रीवियस ईयर से पहले हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होना है। लास्ट हेडिंग इसमें है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 1800 रुपीज है और नेट भी लिखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कभी क्रॉस अप नहीं करते हैं, तो 1800 रुपीज। नेक्स्ट है कैपिटल गेन्स वाला पॉइंट हो चुका है। फोर्थ डिविडेंड, डिविडेंड कहीं से भी हो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 1600 रुपीज। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट हो गया 1800। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन फॉर्म, तो फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर इंटरेस्ट एक नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 40,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट 40,000 से कम था इसलिए कोई टीडीएस नहीं कटेगा, सीधे 2,700 रुपीज। और कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट नहीं दे रखा है तो आप इसी चीज को ऐड कर दो। ये 1,800, 1,600, 1,800 और फिर 2,700, ये आ गया 7,900 रुपीज। ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को, तब आ जाएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड था नहीं तो आप इन सबको ऐड करो। 5,80,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस, देन 12,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर उसके बाद 7,900 रुपीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हो गया 5,99,900 रुपीज। ये अभी ग्रॉस टोटल इनकम आया है। नेक्स्ट अब हम इसमें से लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो इसमें सबसे पहला आप लिखोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C दिया हुआ है इस क्वेश्चन में बस। तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ था कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो है 2,500 रुपीज, और क्योंकि यहाँ पे ना ही डेट दे रखा था, ना ही किसके लिए, ना ही पॉलिसी कितना था वो, तो आप सीधे सीधे मानोगे कि ये पूरा क्वालिफाई है 80C में। नेक्स्ट इन्वेस्ट किया गया है NSC में, इन्वेस्ट इन NSC, तो वो भी 80C में डिडक्शन मिलता है। NSC 8th इशू वो है 5,000 रुपीज। अब इन दोनों को आप ऐड करो, ये आ गया 7,500 रुपीज, और कोई भी डिडक्शन नहीं था तो इसको बस आप सीधे लेस करोगे ग्रॉस टोटल इनकम में से। 5,99,900 में से 7,500 आप लेस करोगे तो ये आ गया आपका 5,92,400 रुपीज। ये आ गया टोटल इनकम।